हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन को बल्तजार के द्वारा एक क्वेस्ट मिलता है और उस क्वेस्ट के कारण बल्तजार ने लेबरेंथ के 4th फ्लोर को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होता है। उसने 4th फ्लोर के सभी मॉन्स्टर्स को एक कतार में रूम बाय रूम करके रख दिया होता है, जहां तेसन फर्स्ट रूम के मॉन्स्टर को क्लियर कर दिया होता है और वो बचे हुए 9 रूम को भी क्लियर करने के लिए निकल जाता है। अगला एपिसोड। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जो कि लगातार सभी रूम्स को क्लियर करते जा रहा होता है और इसी चक्कर में इसका एक बार लेवल अप भी हो जाता है और ये इस रूम के मॉन्स्टर के लाश से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, इन सब में तो कुछ भी खास नहीं है, मैं तो बेमतलब का ही सरप्राइज हो गया था। ये कहकर वो अपने प्रोटेक्टिव कोट और स्टेमिना को देखते हुए अपने मन में सोचता है, जैसे जैसे मैं लेवल अप करता हूँ वैसे वैसे मेरे प्रोटेक्टिव कोट का भी रेशियो बढ़ते जा रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये कहकर वो अगले रूम के लिए निकल जाता है, जहाँ अगले रूम में भी एक ऑर्क मॉन्स्टर होता है। वो उस पे अपनी भाले से अटैक करता है, जिसे तेसन अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑर्क मॉन्स्टर अपने भाले को एक पैटर्न में घुमाकर उसके हाथ से उसके स्वॉर्ड को गिरा देता है, जहां अपने स्वॉर्ड को गिरते हुए देखकर तेसन उसे जल्दी से पकड़ता है और अपनी बॉडी को रोल करके उस मॉन्स्टर पे एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे ये मॉन्स्टर यहीं पे ढेर हो जाता है। और ये अपने स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मन में सोचता है, भले ही इन सभी मॉन्स्टर का स्टेट्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही स्ट्राइक में नहीं हरा सकता। क्या यह इनके अजीब सी टेक्निक की वजह से है? वे सभी बास्टर्ड, वे अपने वेपन से सीधे स्टैब नहीं करते, बल्कि अपने वेपन को एक सिस्टमैटिक पैटर्न में घुमाते हैं। क्या ये किसी प्रकार का टेक्निक है? ये सोचकर तेसन भी इस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है, जहां इससे ये नहीं होता। इससे ये निराश होते हुए कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये इस प्रकार काम नहीं करने वाला। और ये अपने मन में सोचता है, जब तक ये मुझे कोई सिखाएगा नहीं, तब तक मैं उसके टेक्निक को अपने स्किल के रूप में नहीं ऑब्टेन कर सकता हूँ। और उसे इस तरीके से अपने स्वॉर्ड को चलाते हुए देखकर वो फुद्दी उसके पास जाते हुए कहता है, क्या तुम स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहते हो? तो तेसन उसे कहता है, हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन तुम एकाएक ये क्यों पूछ रहे हो? तो वह फुद्दी अपना मुंह घुमाकर कहता है, नहीं नहीं, चलो अगले रूम की तरफ चलते हैं। उसके बाद तेसन 7th रूम में जाता है, जहां कुल्हाड़ी के साथ ऑर्क मॉन्स्टर अपीयर हुआ होता है। उसे भी तेसन खत्म कर देता है और उसके बाद वो 8 रूम में जाता है, जहां बॉक्सिंग ऑर्क मॉन्स्टर अपीयर हुआ होता है। उसे भी वो खत्म कर देता है। ऐसे ही करके वो 9th रूम को भी क्लियर कर देता है और अब मात्र बॉस रूम ही बचे होते हैं, जहां तेसन बॉस रूम के पास आकर कहता है, ये सभी रूम्स तो बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया। और वो इस बॉस रूम के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, वैसे हम सीक्रेट रूम कैसे ढूंढने वाले हैं? तो वो फुद्दी कहता है, मुझे नहीं पता, ये मेरा भी पहली बार है ऐसे चीजों को देखना, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो तेसन कहता है, ऐसा लगता है इसे खत्म करने के बाद मुझे फिर से सभी रूम को अच्छे से चेक करना होगा। ये कहकर वो इस रूम में इंटर करता है, जहां इसके इंटर करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, ऑर्क वॉरियर अपीयर हुआ है। इसे देखकर तेसन अपने पोज में आते हुए अपने मन में सोचता है, यहाँ तक कि बॉस भी वैसा ही है जैसे कि मैंने सोचा था। और वो लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहा होता है, तभी उसे किसी के रोने का आवाज सुनाई देता है। उस आवाज को सुनकर वो उस तरफ देखता है, जहां कोई हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, क्या ये कोई चूहा है या फिर कुछ और। जहां हम देखते हैं वो एक लड़की होती है। वो रोते हुए कह रही होती है, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? और फुद्दी उसे देखते ही पहचान जाता है और वो कहता है, अरे तुम यहाँ क्यों हो? तो तुम वहाँ जीवित रहने में कामयाब हो गए। उसके बातों को सुनकर तेसन उससे पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? और वो लड़की फुद्दी की आवाज को सुनकर इधर घूमते हुए कहती है, मिस्टर वॉरियर,
और ये देखकर कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसे किल करके इसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता है, तेसन यहाँ से जाने लगता है। और ये लड़की तेजी में आकर तेसन को पीछे से पकड़ लेती है और वो कहती है, कृपया मेरी मदद करो, मेज अचानक ही बदलने लगा और ये मुझे बाहर फेंक दिया, और जब मेरी आंखें खुली तब मेरे सामने ऑर्क मॉन्स्टर था। उसके इन सभी बातों से तेसन का दिमाग पकड़ा होता है और इसे देखकर ये फुद्दी हंस रहा होता है और ये इसके पास आकर कहता है, तो तुम इतने समय से इस ऑर्क मॉन्स्टर के साथ थे, जहां इस ऑर्क मॉन्स्टर का भी शकल बड़ा मासूम सा लग रहा होता है। और ये कहता है, क्या तुम्हें पता है ये सभी चीज जो हो रहा है वो इसी रास्कल के वजह से हो रहा है। ये कहते वक्त वो तेसन की तरफ उंगली दिखा रहा होता है। तो वो लड़की कहती है, लेकिन ये तो अभी अभी मेज में इंटर किया है। और तेसन उस ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट करने को जाते हुए उस लड़की से कहता है, मेरा यहीं पे इंतजार करना, मैं जल्द ही से निपटा कर वापस आऊंगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है इस बार सीक्रेट रूम में एक एनपीसी आने वाला था। और वो लड़की उसे ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट करने को जाते हुए देखकर फुद्दी से पूछती है, क्या इसके जैसा कोई एडवेंचर ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट कर पाएगा। तो वो फुद्दी कहता है, चिंता मत करो, बस देखो। जहां हम देखते हैं तेसन को, जो उस ऑर्क मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में सोचता है, इस बास्टर्ड का एक बार भी नजर उस लड़की पे नहीं गया। शुरुआत से ही इसका टारगेट मैं था, तो मुझे इसके अटैक पर अच्छे से रिस्पॉन्ड करना होगा। ये सोचकर वो उसके तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो अपना स्किल एक्सक्लेरेशन का भी इस्तेमाल करता है, जिससे उसका गति बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। वो ऑर्क मॉन्स्टर भी इसे सही से देख नहीं पाता है और ये पीछे से आकर अपना स्किल स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट करके इस पे एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे इस ऑर्क मॉन्स्टर का पैर भी घायल हो जाता है। और इससे ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है ये ऑर्क मॉन्स्टर पागलपन के स्टेट में जा चुका है, जहां ये ऑर्क मॉन्स्टर गुस्से में तेसन पे बड़ा जोर का स्लैश मारता है, जिसे तेसन पीछे हटकर डॉज करता है। और वो अपना स्किल एक्सक्लेरेशन का इस्तेमाल करके इसके तरफ तेजी से आते हुए अपने स्वॉर्ड पे अपना स्किल स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट करता है और इस पे एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे ये मॉन्स्टर यहीं पे ढेर हो जाता है। और ये देखकर तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन फुद्दी जिसने तेसन के इससे बड़े बड़े कारनामे देख रखे होते हैं, इस कारण से उसका रिएक्शन सामान्य होता है। और तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया, आपने 4th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया, आपका एक लेवल अप हो चुका है। और ये लड़की इसे इस ऑर्क मॉन्स्टर को इतने आसानी से हराते हुए देखकर अपने दोनों कोमल हाथों से अपने लरम लरम गालों को पकड़ते हुए कहती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक 4th फ्लोर का एडवेंचर एक इतने खतरनाक ऑर्क मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। और वो तेसन से पूछती है, आखिरकार इस दुनिया में तुम हो कौन। तो तेसन कहता है, ऑफ कोर्स मैं एक प्लेयर हूँ। और वो उसके पास जाकर कहता है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। ये सुनकर ये लड़की घबराते हुए फुद्दी की तरफ देखती है ताकि फुद्दी इसके बारे में तेसन को बताए, लेकिन फुद्दी का अभी बोलने का कोई इरादा नहीं होता। तो ये लड़की खुद इसे बताते हुए कहती है, मैं लिलिथ हूँ, कोई ऐसा जो कि मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। मैं यहाँ लोप्टी मिस्टिक्स पे स्टडी करने आई थी। उसके इन बातों को सुनकर तेसन का दिमाग सीधे मैजिक शब्द को कैच कर लेता है और वो उससे कहता है, मैजिक। तो वो लड़की कहती है, ऐसा लगता है तुम ऐसी दुनिया से आए हो जहाँ मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या मैं सही हूँ। क्या ही इंटरेस्टिंग दुनिया है। और वो उसे अपने हाथ को दिखाते हुए कहती है, कोई भी व्यक्ति मैजिक को नहीं सीख सकता, इसके लिए एक टैलेंट की जरूरत होती है। हालांकि मेरे पास भी मैजिक को सीखने को लेकर टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं किसी से भी ज्यादा मैजिक को सीखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस जगह पर आई हूँ। मेज एक ऐसा जगह है जहाँ लोगों के सपने पूरे होते हैं। ये कहते हुए ये अपने हाथों से ही यहाँ एक मैजिक कास्ट करके एक बहुत अच्छा सीन बना देती है
जिसे तो तेसन भी एक पल के लिए देखता रह जाता है और ये तेसन से कहती है, खैर तुम्हारा धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी चाहूँगी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें इसके बदले दे सकती हूँ। तो तेसन उससे कहता है, नहीं तुम्हारे पास है। तो वो लड़की कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना सारा क्रिस्टल और इंग्रेडिएंट्स सब कुछ खो चुकी हूँ। तो तेसन उससे कहता है, मैं उन सभी की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे पावर की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे पास है। मैं भी मैजिक सीखना चाहता हूँ। तेसन के इन बातों को सुनकर ये लड़की थोड़ी देर के लिए मौन में चली जाती है और फिर वो अपने दिल पे हाथ रख के कहती है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन को मैजिक को सीखने के लिए डेडिकेटेड किया है। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना मदद किया, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकती, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके इस रिएक्शन को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इसने मुझे मना कर दिया। खैर ये मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखा था, तो मुझे अब इसे कुछ ऐसा ऑफर करने की ज़रूरत है जिससे ये मान जाए। ये सोचकर वो उससे कुछ बोल नहीं जा रहा होता है, तभी वो फुद्दी बीच में आके कहता है, आखिरकार तुम इसे क्यों नहीं सिखा सकते। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और वो फुद्दी उसे आगे बताते हुए कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारे पास मैजिक के अलावा और कुछ नहीं है, क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि तुम मैजिक को सबसे हाई वैल्यू देती हो, लेकिन अगर तुम देखो तो ये कुछ नहीं है और इसने तुम्हारे जीवन को बचाया, तो क्या तुम अपने जीवन के बदले इसे मैजिक नहीं सिखा सकते? इस बात को सुनकर भी ये लड़की अभी थोड़ा थोड़ा हिचक रही होती है, तो ये फुद्दी इसके पास आते हुए कहता है, इसे मैजिक सिखाना बुरा आइडिया नहीं होगा, अभी तक तुम कितने फ्लोर तक चढ़ी हो? तो वो लड़की शर्माते हुए कहती है, मैं अभी तक बस 9th फ्लोर तक चढ़ी हूँ। तो ये फुद्दी कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तुम्हारे अभी के करंट के स्किल्स के साथ वहाँ तक भी जाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसे देखो, ये एक एडवेंचर है जो कि मेज को एक्सप्लोर करना चाहता है, और इससे भी महत्वपूर्ण, ये कोई ऐसा है जो कि गॉड्स के द्वारा एक्नॉलेज किया गया है और इसी के कारण मेज में हेरफेर किया गया था। मैं तुम्हें ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके साथ तुम मेज के और भी गहराइयों में जा पाओगे। और क्या तुम नहीं देखना चाहते कि इस मेज की गहराई में क्या है? और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए भी एक चांस है मैजिक को और भी गहराई से सीखने का। ये सुनकर तो ये लड़की भी एक पल के लिए चौंक जाती है और ये फुद्दी इन दोनों को आमने सामने करते हुए कहता है, मेरे मुताबिक तुम दोनों का आपस में डील कर लेना तुम दोनों को ही फायदा पहुंचाएगा। ये सुनते ही ये लड़की इधर उधर देखकर तेसन से मुस्कुराते हुए कहती है, अब मैं अपना दिमाग बदल चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगी। और वो अपने भविष्य के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ, यहाँ से चीजें बहुत ही ज्यादा मजेदार होंगे। और वो तेसन से कहती है, अभी मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है जिससे मैं तुम्हें मैजिक सिखा सकती हूँ, और जबकि 5th फ्लोर पर भी ऑर्क मॉन्स्टर हैं, तो वो जगह भी यहाँ से ज़्यादा अलग नहीं होगा, तो मैं अपना सीक्रेट रूम 6th फ्लोर पर बनाऊंगी, तो चलो तुमसे वहीं मिलती हूँ। तो तेसन भी कहता है, ठीक है, वहीं मिलता हूँ तुमसे। ये सुनकर ये लड़की अपनी मैजिक को एक्टिवेट करके यहाँ से गायब हो जाती है और फिर यहाँ से चली जाती है। इसे जाते हुए देखकर फुद्दी कहता है, मैं आश्चर्य था कि ये 5th फ्लोर को कैसे पास की होगी, लेकिन ये पता चला कि ये इस प्रकार के मैजिक से 5th फ्लोर को पास की होगी। और तेसन अपने मन में सोचता है, उसके द्वारा छोड़े गए कोई भी ट्रेसेस को मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, वो वाकई में अच्छे से सब कुछ छुपाती है, तो क्या ये मैजिक है? ये सब सोचकर तेसन उस फुद्दी से पूछता है, खैर तुम एकाएक मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हो गए? ये सुनकर ये फुद्दी इस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तो क्या तुम इससे भी ऑफेंड हो गए? तुम हमेशा की तरह घटिया हो, भले ही मैं तुमसे अच्छा ही क्यों ना व्यवहार करूं। ये कहकर वो अपने मुंह को फुला रहा होता है। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, मैं ये श्योर हूँ कि जब से मैंने उस लॉर्ड को हराया है तब से ही इसका बिहेवियर बदल चुका है, आखिरकार ये इस प्रकार क्यों बदल गया? ये सोचकर वो उसे देखे जा रहा होता है, जो देखकर वो फुद्दी उसे कहता है, बस तुम ये मान लो कि मैंने तुम्हें पोटेंशियल देखा, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति दयालु हो गया, और ये मेरे खुद के पश्चाताप के कारण भी है। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, पश्चाताप?
तो वो कहता है भूल जाओ इसे, अब से मैं तुम्हें पूरा मदद करूंगा, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं इसे कितना ही जोर दूं, ये मुझे नहीं बताने वाला, तो चलो इस बात को अभी साइड करते हैं। और वो फुद्दी उसके माथे पे जाके कहता है, चलो इस टेस्ट को जल्दी क्लियर करते हैं। तो तेसन कहता है ठीक है, लेकिन पहले मैं अपना पेट पूजा तो कर लूं। ये कहकर वो ऑर्क मॉन्स्टर के मांस को खाते हुए कम्युनिटी को चेक करता है और वो अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कैंग जुन ह्योक और ली तेयुन सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लोर को पास कर चुके हैं। हालांकि अभी उनका एबिलिटी और स्किल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो दूसरों से तो अच्छा ही है। और ये फुद्दी इसे देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये मांस अभी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही टेस्टी है। और तभी तेसन को इस फ्लोर को क्लियर करने के लिए रिवार्ड के रूप में ब्लैक व्रिस्ट गार्ड मिलता है, जिसका डिफेंस 5 होता है। इसे तेसन अपने हाथों में पहन लेता है और इसे सीक्रेट रिवार्ड के रूप में एक स्क्रॉल जैसा आइटम मिलता है। इसका नाम इनग्रेविंग ऑर्डर होता है। इस आइटम की मदद से ये अपने किसी भी इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकता है, जिससे उसमें कुछ स्पेशल पावर आ जाएंगे। इसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, सौभाग्यवश लिलिथ को ढूंढना भी एक सीक्रेट को ढूंढना माना जाएगा, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। सीक्रेट रिवार्ड हमेशा ही मस्त होता है। ये सोचते हुए ये इस स्क्रॉल का इस्तेमाल अपने इस स्वॉर्ड पे करता है, जहां इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने इनग्रेविंग ऑर्डर को रेकी रैट के सेरेमोनियल स्वॉर्ड पे इस्तेमाल किया है। इस स्वॉर्ड के अपग्रेड होने पर इसका पूरा का पूरा स्टेटस बदल ही जाता है। नाम तो इसका अभी भी रेकी रैट सेरेमोनियल स्वॉर्ड होता है और इसका अटैक 5 होता है। और इससे जब ये अपने किसी भी टारगेट को किल करेगा तो इसका 5 स्टेमिना रिस्टोर हो जाएगा और इससे अटैक करते वक्त कुछ चांसेस होंगे कि ये एक ही अटैक में अपने दुश्मन को मार सकेगा। इन दोनों ऑप्शन को देखते हुए तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, ये दोनों ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और ये इस स्वॉर्ड को अपनी चमकती आंखों से देखते हुए कहता है, अब तो ये स्वॉर्ड और भी ज्यादा मस्त बन चुका है। और ये फुद्दी भी इसे अपनी आंखों से टुकुर टुकुर निहार रहा होता है। और उसके बाद तेसन 5th फ्लोर पे आ जाता है, जहां यहाँ आते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, 5th फ्लोर के क्वेस्ट शुरू हो चुके हैं। 5th फ्लोर के मॉन्स्टर को हराइए और इस टेस्ट को पास करिए। रिवार्ड के रूप में आपको डेजलिंग डेकोरेटिव स्वॉर्ड दिया जाएगा और सीक्रेट रिवार्ड अभी बताया नहीं गया होता है। इन सभी को साइड में रखकर तेसन सबसे पहले उस ओल्ड मैन के दुकान पे आता है, जहां ये ओल्ड मैन अभी भी अपने सिगार को फूंक रहा होता है। उसे देखकर ये ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम पहले ही यहाँ आ चुके हो? और 4th फ्लोर पर कुछ उतल पुतल चल रहा था, क्या वो तुम्हारे टेस्ट के वजह से था? तो तेसन इसे अपने सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और इसे देखकर तो फुद्दी पूरा लाल ही हो चुका होता है। और ये तेसन से पूछता है, तो तुम अभी क्या खरीदना चाहते हो? तो तेसन कहता है, पहले मैं अपना कुछ आइटम बेचना चाहता हूँ, इन्वेंट्री एक्सपेंशन। और वो कुछ बोल नहीं जा रहा होता है, तभी उसका नज़र एक आइटम पे जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, नहीं आखिरकार ये यहाँ क्यों है? और वो उस बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या मैं उस बोतल को देख सकता हूँ? तो वो बूढ़ा कहता है, क्या वो पीला वाला बोतल? और हमें बताया जाता है इस बोतल के बारे में, इसमें ब्लेसिंग पाउडर है। ऐसा कहा जाता है कि ये पाउडर परी के पंख से आया है और इससे तुम्हें ब्लेसिंग मिल सकता है। इसका दाम 500 गोल्ड होता है। उस बोतल को वहां से निकालते हुए ये ओल्ड मैन इसे कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, सभी लोग कहते हैं कि इससे ब्लेसिंग मिलता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये सच है या नहीं। कुछ लोगों ने तो इसमें डुबकी भी लगा दी, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने तो अपने स्वॉर्ड पे भी इसे लगाया, लेकिन इससे बस उसका स्वॉर्ड ही ज्यादा चमकदार बना और कोई फायदा नहीं हुआ। इन सभी चीजों को सुनकर तेसन उस फुद्दी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? तो ये फुद्दी कहता है, इससे पहले मैंने ये कभी नहीं खरीदा। ये सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं पता इसके बारे में। मेरे पिछले दुनिया में सभी लोग इस रूमर्स पर विश्वास करते थे कि उन्हें इससे ब्लेसिंग मिलेगा, जिस कारण से वो सभी इसे खरीदने के लिए भीड़ जमा दिए।
लेकिन जब किसी को भी इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो सभी लोग इसे कचरे की तरह ट्रीट करने लगे। ये तब तक ही था जब तक मुझे इसके यूज के बारे में पता नहीं लगा। ये सोचकर वो उस ओल्ड मैन से पूछता है, आपके पास ये कितना है? तो वो ओल्ड मैन कहता है, चूंकि मैंने इस आइटम को बस दुकान पे सजाने के लिए खरीदा था, इसलिए ये मेरे पास 3 है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो तेसन कहता है, मैं वो सभी खरीद लूंगा। ये सुनकर तो ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। ये अपने मन में सोचता है, आखिरकार इसे ये फालतू सी आइटम क्यों ही चाहिए होगा। लेकिन ये फिर भी इसे इसके 3 बोतल दे देता है और कहता है, ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये कुछ नहीं होगा। और तेसन इस आइटम को लेकर मुस्कुराते हुए इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करके कहता है, ठीक है, फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो वो ओल्ड मैन भी कहता है, ठीक है, तुमसे दोबारा मिलता हूँ। और ये फुद्दी इससे बार बार पूछे जा रहा होता है, बताओ मुझे आखिरकार तुमने ये क्यों खरीदा? तो तेसन इसे कहता है, तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। और ये अपने सिस्टम को ओपन करता है, जहां इसे बताया जाता है, बल्तजार आपके द्वारा क्लियर किए गए टेस्ट से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। वो इंतजार कर रहा है आपको रिवार्ड देने के लिए। इसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, क्या ये बल्तजार चाहता है कि मैं 5वीं फ्लोर को जल्दी से क्लियर कर दूं? ये सब सोचते हुए तेसन अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है। तभी ये फुद्दी इसके पास आकर कहता है, तुम तो वाकई में एक अनबिलीवेबल बास्टर्ड हो। मैं विश्वास नहीं कर सकता, गॉड तुम्हें रिवार्ड देने के कारण खुद के कम हो रहे डोमेन की भी परवाह नहीं कर रहे। तो तेसन इससे पूछता है, क्या इंटरफेरेंस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो ये फुद्दी चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुमने कहा महत्वपूर्ण? गॉड्स के लिए बस उनका डोमेन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अलावा वो किसी की परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि जो इन्हें अपने पूरे दिलो जान से भी पूछता है, उन्हें भी ये वही रिवार्ड देते जो देने से इनके डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है गॉड्स तुम्हारी कितनी वैल्यू करते हैं? इसके इन सभी बातों को सुनकर तेसन इसे घूरे जा रहा होता है। ये देखकर ये अपने मुंडी को साइड करके कहता है, तुम्हें तो इस पे गर्व करना चाहिए। तो तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये सब और मुझे जानना भी नहीं। मैं तो बस क्वेस्ट को इसलिए क्लियर करता हूँ क्योंकि मुझे उससे रिवार्ड मिलता है। ये कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। ये कहकर तेसन 5th फ्लोर के फर्स्ट रूम में आता है, जहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर होता है। इसे देखकर तेसन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, ये बास्टर्ड तो 4th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड से उस पर स्ट्राइक मारता है, जिसे वो मॉन्स्टर अपने भाले से ब्लॉक कर लेता है और वो अपने भाले को पीछे कर तेसन को इससे छेदने जा रहा होता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर तेसन अपने स्किल स्ट्रॉन्ग अटैक और कॉन्सिक्यूटिव अटैक को एक्टिवेट करके इसके तरफ जोर से दौड़कर एक स्लैश मारता है, जिसे ये मॉन्स्टर समय रहते अपने भाले से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन चूंकि तेसन ने अपना स्किल स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट कर रखा होता है, इसलिए मॉन्स्टर इसे रोक नहीं पाता और ये यहीं पे मारा जाता है। और तेसन को बताया जाता है, आपने इस ऑर्क मॉन्स्टर को मार दिया। और तेसन सिस्टम के इन सभी बातों को नजरअंदाज करके अपने स्वॉर्ड को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, इतना बुरा भी नहीं। चूंकि मैंने इस स्वॉर्ड पर इनग्रेविंग ऑर्डर का इस्तेमाल किया, इसलिए ये स्वॉर्ड इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है कि इससे मैं इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को भी इतने इजीली किल कर पाया। ये कहकर ये यहाँ से जाते हुए कहता है, खैर जब फर्स्ट रूम में ही इतना ताकतवर मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है, तो लास्ट रूम में तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर आएगा, और जितना ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर आएगा उतना ज़्यादा बड़ा रिवार्ड मिलेगा। तो मॉन्स्टर्स बस तुम मेरा इंतज़ार करो, आई एम कमिंग फॉर टेकिंग रिवार्ड्स। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जो कि 5th फ्लोर के 5th रूम के मॉन्स्टर को किल करके वहां से बाहर आ रहा होता है। लेकिन इसे मारने में इसे भी थोड़ा बहुत परेशानी हुआ होता है और ये यहाँ से जाते हुए मुस्कुरा कर अपने मन में सोचता है, इस फ्लोर को क्लियर करने पर मुझे इस फ्लोर का ही रिवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे गॉड के द्वारा भी रिवार्ड मिलेगा। यहाँ तक कि अब मैं मैजिक भी सीख सकता हूँ। मैजिक के बारे में सोचकर इसे उस लड़की लिलिथ के बारे में याद आता है। तो ये फुद्दी से पूछता है, बाय द वे तुम वो लड़की लिलिथ को कैसे जानते हो?
तो ये फुद्दी कहता है, ओ वो छोटी बच्ची, तुम्हें तो पता ही होगा, मेज में जीवन काल को लेकर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर ना ही किसी का उम्र बढ़ता है और ना ही जीवन। तो जब मैं इस मेज में इंटर किया था तो वो बच्ची मुझे भी 4th फ्लोर के ऑर्क मॉन्स्टर के पास मिली थी। उस समय मैंने उसे बचा लिया था। तो तेसेन चौंकते हुए इससे पूछता है, आखिरकार कितना समय हो गया है तुम्हें मेज में इंटर किए हुए? तो ये फुद्दी कहता है, बाहर की दुनिया के समय के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये लगभग 100 साल हो गए होंगे। ये सुनकर तेसेन चौंकते हुए अपने मन में सोचता है, इसका मतलब 100 साल में ये लड़की 10th फ्लोर तक जाने में भी नहीं मैनेज कर पाई और ना ही कोई पावरफुल मैजिक सीख पाई। और ये फुद्दी इसे बताता है, हालांकि ये मेज में इंटर की थी मैजिक सीखने के लिए, लेकिन ये अपने कम टैलेंट की वजह से किसी भी प्रकार के अपॉर्चुनिटी को अभी तक नहीं कैच कर पाई। उस समय मैंने इसकी थोड़ी बहुत मदद कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये अब तक जिंदा होगी। इसके बातों को सुनकर तेसेन उस लड़की लिलिथ और उस ओल्ड मैन को याद करके अपने मन में सोचता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मेज को कॉन्कर करने के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनल गोल को पूरा करने के लिए इंटर किया है। ऐसा लगता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा एनपीसी मुझे देखने को मिल सकते हैं। ये सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किसी फ्लोर के 2 गॉब्लिन को, जो कि अपने दरवाजे के क्रैक के आवाज़ से आकर्षित हुए होते हैं। वो अपने दरवाजे की तरफ देख ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक पत्थर आकर गिरता है। जब तक वो समझ पाते कि ये क्या है, वो पत्थर फिर से उछलकर दरवाजे के बाहर चला जाता है। उस पत्थर को पकड़ने के इरादे से वो गॉब्लिन बाहर आता है, लेकिन ये सभी कुछ ली तेयुन की एक जालसाजी थी, जिसमें वो मासूम सा गॉब्लिन फंस जाता है और ली तेयुन उसे अपने कपड़ों से बांधकर उसके गर्दन को अपने स्वॉर्ड से काट देती है। ये करते हुए वो डर तो बहुत रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके इस कदम को उठाती है। ऐसे कर करके वो सभी गॉब्लिन को मार देती है और उसके बाद वो इसके बारे में कम्युनिटी में कैंग जुन ह्योक को बताती है। और ये सुनकर कैंग जुन ह्योक कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था तुमसे ली तेयुन, तुम हमेशा ही ऐसे ही अच्छे आइडिया के साथ आती हो और तुम्हारे इस आइडिया का धन्यवाद मैं उन सभी मॉन्स्टर को कब का फिनिश करके एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे आया हूँ, जहाँ वो रेकी रैट के अल्टार पे आया होता है। और जब वो इसके बारे में कम्युनिटी में बताता है तो तेसेन उसे कहता है, उसे छूना भी मत, अगर ये कोई और गॉड होता तब तो चल भी जाता, लेकिन ये रेकी रैट है, ये तुम्हें लेटा कर भी मारेगा और उठा कर भी मारेगा। और तेसेन के बातों को सुनने के बाद इस कैंग जुन ह्योक का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अपने हाथ को पीछे करके कहता है, ठीक है, मैं ह्यूंग के बात को फॉलो करूँगा। तो ली तेयुन उससे कहती है, क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था? तो वो कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो दोनों तेसेन को धन्यवाद करते हैं इसे इसके बारे में सचेत करने के लिए। और इन सभी के ऐसे मैसेज को देखकर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा होता है। वो बंदा इजी मूड से होता है। वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए इन सभी के मैसेज को देख रहा होता है। इसका नाम चोई जुन ह्योक होता है। ये कम्युनिटी में टाइप करके तेसेन से कहता है, तुम अपनी इस बेकार सी बातों को बंद कर दो, मैं तुम्हारी इन बातों से परेशान हो चुका हूँ। उसके इन सभी बातों को सुनकर ली तेयुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने इजी मूड के सभी चेला पार्टी से कहकर टाइप करवाता है कि कैंग तेसेन फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। ये एक ऐसा बंदा है जिससे खुद की गांड तो साफ नहीं होती, लेकिन ये दूसरों को उपदेश देता है। इन सभी मैसेज को देखकर कैंग जुन ह्योक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस चोई जुन ह्योक से कहता है, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, ये तेसेन के कारण ही है कि हम सब अभी तक जिंदा हैं। तुम्हें नहीं पता सोलो मोड में कितना ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो चोई जुन ह्योक इससे कहता है, तो तुझसे सोलो मोड चूज करने के लिए कहा किसने? ऐसे कर करके ये सब कैंग तेसेन को बहुत ही ज़्यादा गरियाते हैं। और एक ऑर्क मॉन्स्टर को किल करने के बाद तेसेन का नज़र इस कम्युनिटी पे जाता है। इसे देखकर तेसेन कहता है,
ये 1 महीने हो चुके हैं इन सभी को मेज में इंटर किए हुए। इजी मूड और नॉर्मल मूड के प्लेयर्स के लिए इन सभी चीज़ों को एडेप्ट करना आसान होगा। अगर वो थोड़े से सावधान होंगे तो वो खतरे में नहीं पड़ेंगे। और इसे इस तरीके से सोच में पड़े हुए देखकर ये फुद्दी इससे कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, चलो अगले रूम चलते हैं। लेकिन तेसन इस फुद्दी के बातों को नज़रअंदाज करके सोच रहा होता है, ये शांति भरा समय इनके लिए जहर की तरह होगा। कुछ समय बाद ये सब एक ऐसे जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां ये अपने गुस्से को निकाल सकें, और मेज के इन सभी मॉन्स्टर्स पे अपने गुस्से को ना निकाल कर ये कम्युनिटी में सोलो मोड के प्लेयर्स पे अपने गुस्से को निकालना चुनेंगे। लेकिन मेरी पिछले दुनिया में ये उतना बुरा तो नहीं था। क्या ये सब इस बास्टर्ड चोई जुन ह्योक के वजह से है? जहां हम देखते हैं ये चोई जुन ह्योक ने इसे कई सारी गाली वाली चिट्ठी भेजी होती है और वो अभी भी नहीं रुका होता है। अभी भी वो कम्युनिटी में तेसन के बारे में बुरी बुरी बातें बोले जा रहा होता है और कैंग जुन ह्योक उसे रोकने की पूरा कोशिश कर रहा होता है। और उसके बातों को सुनकर तेसन एक फीकी सी मुस्कान छोड़ते हुए सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये समय कभी न कभी तो आने ही वाला था। और उसे याद आता है अपने पिछले जीवन की बातें, जहां वो इस बंदे को बार बार इसके घटिया काम करने से इसे रोक दे रहा होता है। और ये चोई जुन ह्योक इसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है, कैंग तेसन यू फकिंग बास्टर्ड, आखिरकार तू बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जा रहा है? उन सभी बातों को याद करके तेसन सोचता है, मेरे पिछले जीवन में मैं वहाँ इजी मूड में था इसे रोकने के लिए, लेकिन इस बार मैं नहीं हूँ, तो पक्का इसने अपना एक गिल्ड बना लिया होगा। और चूंकि एक समूह के लोगों को एक दुश्मन की जरूरत होती है, तो इसके लिए उसने सोलो मोड को चूज किया। उसके लिए अकेले इस लेबिरिंथ को क्लियर करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और जबकि उसने कम्युनिटी में ये सुना होगा कि अलग अलग मूड के लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो वो पक्का ही इसे सच मान बैठा होगा। और उसने सोचा होगा, भले ही वो मुझे कुछ भी कह दे, मैं तो उससे बदला ले ही नहीं सकता। लेकिन एक बात है जो वो नहीं जानता। ये सोचकर तेसन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, चलो 1 महीने बाद मिलते हैं। और बस इतनी सी बातें काफी थी इसके पूरे शरीर को झंझोर कर रख देने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं तो ये भी जानता है कि तेसन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे इसके जैसा कोई चिलगोजा ऑफेंड कर सके। और उसे डराने के बाद तेसन जल्दी में 5th फ्लोर के बॉस मास्टर के पास जा रहा होता है। और उसे तेजी में जाते हुए देखकर वो फुद्दी भी उसके पीछे आते हुए कहता है, अभी अभी तुमने क्या किया? तो तेसन इसे कहता है, कुछ ऐसा जिसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो 5th फ्लोर के बॉस मास्टर के पास पहुंच जाता है, जहां उस मॉन्स्टर के पास आते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, ऑर्क ट्राइब का चीफ लेटरन अपीयर हो चुका है। इस मैसेज को सुनकर तेसन चौंकते हुए कहता है, क्या ये लॉर्ड नहीं है? तो ये फुद्दी इसे कहता है, तुम क्या सोचते हो, लॉर्ड लेवल क्या ऐसे ही अपीयर हो जाएगा? वो हेजुआ वही था जो अजीब था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। और एक ट्राइब का चीफ भी कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम आसान समझो। और चूंकि ये फाइनल मॉन्स्टर है, तो इसे हराने में तुम्हें दूसरे मॉन्स्टर्स की उपेक्षा ज्यादा मेहनत करना होगा। और ये तिरस्कारपूर्ण शक्ल बनाकर कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे हराने में कोई दिक्कत होगा। इसके बातों पर तेसन इसके तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और इन दोनों के बातों को तब से ये ऑर्क मॉन्स्टर सुनी जा रहा होता है। और वो ऑर्क मॉन्स्टर इससे कहता है, लड़ाकू तुम्हारा धन्यवाद। मैं हमेशा से सोचता था कि ये गॉड्स हमेशा की तरह कचरे हैं, लेकिन इस बार उसने तुम्हें भेजकर एक अच्छा काम करा है। और ये इससे पूछता है, क्या मेरे कबीले के लोग एक गर्व की मौत मरे? तो तेसन इसे सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। और वो उसे बताता है, अभी तक मैं जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट किया, मरते समय उन सभी के चेहरे पे एक खुशी थी, एक ऐसी खुशी जो मानो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सभी ऑर्क मॉन्स्टर मुझे मारने से ज्यादा मुझसे लड़ने में इंटरेस्टेड हो, क्या मैं सही हूँ?
तेसेन के इस बात को सुनकर ये ऑर्क मॉन्स्टर अपने सीने को चौड़ा करके कहता है, तुम बिल्कुल सही हो, किसी को मारने में क्या ही रखा है। अंत में हम सब एक गुलाम हैं जो कि इस जगह से बंधे हुए हैं। इस बात को कहते हुए इसके हाथों के नसें फूल रहे होते हैं। भूल जाओ इसे, यहाँ तक कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हम यहाँ से आज़ाद कब होंगे, और कोई ऐसा जो कि हमें एक गर्भ की मौत दे सकता है, भला हम उसे मारने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। हम ये कभी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होने वाला। तुम हो जो हमें गर्भ की मौत दोगे। लड़ाकू, मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मुझे मेरे गर्भ की मौत दो। ये कहते हुए ये पागलपन की स्टेट में जा चुका होता है और तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है। लेटरन ने अपना स्किल चार्जिंग को एक्टिवेट किया। लेटरन ने अपना स्किल एंगर को एक्टिवेट किया। ये एक ऐसा अपोनेंट है जिसे हराने में आपको परेशानी होगी। इन सभी मैसेज को सुनकर तेसन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, तो ठीक है, जो तुम्हें चाहिए चलो वही देता हूँ। और एक बार जब तेसन अपने स्वॉर्ड को निकाल ले तब बड़े से बड़े दुश्मन भी गिरकर ढेर हो जाते हैं। तो फिर इसकी क्या ही औकात, ये भी गिरकर ढेर हो जाता है और ये हंसते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे ताकतों के बीच इतना अंतर है। तुम वास्तव में हो कौन? क्या तुम वाकई में एक 5th फ्लोर का एडवेंचर हो? तुम स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपने स्किल का ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे कि एक स्वॉर्डमैन करता है। और खास करके तुम्हारा मूवमेंट्स, ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जो मानो इसे पहले से ही एक्सपीरियंस कर रखा हो। और वो हंसते हुए कहता है, लेकिन ये एक संतुष्टिदायक फाइट था और मेरे लिए एक सम्मानजनक मौत। लड़ाकू, जाओ जाकर अपने विक्ट्री को प्राप्त करो। उसके इतने कहने के साथ ही तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने 5th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर पर विजय प्राप्त किया। आपने बल्तजार के टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया। बल्तजार आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश है। आपको रिवार्ड देने के कारण बल्तजार का इंटरफ्रेंस एरिया कम हो चुका है। जहां इसी समय हम देखते हैं एक एनर्जी तेसन के पास आकर बेल्ट के रूप में तब्दील हो जाता है। आपको बेल्ट ऑफ फाइटिंग स्पिरिट प्राप्त हुआ है। बेल्ट ऑफ फाइटिंग स्पिरिट, इसका अटैक पावर 3 है, डिफेंस पावर 3 है। इस बेल्ट के कारण आप जब भी किसी अपने एनिमी को मारेंगे तो आपका 5 से स्टेमिना और 5 से माना इंक्रीज हो जाएगा। आपको एक स्पेशल एक्टिव स्किल प्रूफ ऑफ विक्ट्री प्राप्त हुआ है। ये स्किल हमेशा ही एक्टिवेट रहेगा। और ये सुनकर कि इसे एक स्किल प्राप्त हुआ है, तेसन सबसे पहले अपने स्किल के पैनल को खोलता है और ये फुद्दी भी इसके स्किल के पैनल को इसके पीछे से छुपकर देख रहा होता है। इस स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल अभी 1% होता है और इसे बताया जाता है आप अपने किसी भी स्टेट को चुन सकते हैं लगातार इंक्रीज करने के लिए। इस इंफॉर्मेशन को देखकर तेसन के कान खड़े हो जाते हैं। ये कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं जैसे ही किसी के साथ जीतूंगा वैसे ही मेरा वो स्टेट इंक्रीज हो जाएगा? अगर ये है तो मैं माना को चुनता हूँ। और इसके इस चुनाव के साथ ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, बल्तजार आपको ए पोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है, जिसे ये अपने रूखी अंदाज में मना कर देता है। इसके मना करने पर इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, बल्तजार को आपका चॉइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। बल्तजार आपसे दोबारा मिलने के इंतजार में है और तेसन बल्तजार के द्वारा प्राप्त किए गए रिवार्ड से खुश होते हुए कहता है, जैसा कि उम्मीद था, गॉड्स हमेशा ही बहुत ही अच्छा रिवार्ड देते हैं। ये कहते हुए उसका नज़र इस फ्लोर के रिवार्ड पे जाता है जहाँ पर 2 बॉक्स होते हैं। उसे देखकर वो कहता है, यहाँ पर 2 बॉक्स क्यों हैं? तो ये फुद्दी इसे समझाता है, चूंकि मेज का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो गया था, इसलिए ये सीक्रेट रिवार्ड यहाँ पे आ गया होगा। बेसिक रिवार्ड के रूप में इसे वही बताया गया डेजलिंग डेकोरेटिव स्वॉर्ड मिलता है। इसका अटैक पावर 5 होता है। इसे देखते हुए तेसन सोचता है, इसका अटैक पावर तो रेकी रैट के स्वॉर्ड के पावर जितना ही है।
और ये फुद्दी भी इन सभी रिवार्ड को बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर देख रहा होता है। सीक्रेट रिवार्ड के रूप में इसे सेल्फ इंजरी ब्लेड मिलता है। इस ब्लेड की मदद से ये अपने स्टेमिना के खपत को बचा सकता है। इसे सीक्रेट रिवार्ड को मिलते हुए देखकर ये फुद्दी इससे कहता है, इस बार तुम्हें सीक्रेट रिवार्ड बहुत ही ज्यादा इजीली मिल गया। तेसन इस शॉट को अपने आंख फाड़ कर देख रहा होता है और देखते ही देखते ये इस शॉट से अपने हाथ पे कट लगा देता है, जिससे इसका 20 स्टेमिना रिस्टोर हो जाता है। इसे देखकर ये कहता है, क्या ये किसी प्रकार का पोशन है? इमरजेंसी सिचुएशन में तो ये बहुत ही ज्यादा काम का हो सकता है। और इसे सीक्रेट आइडेंटिफिकेशन रिवार्ड के रूप में सीक्रेट रोब मिला होता है। इस रोब की मदद से ये खुद को 1 सेकंड के लिए गायब कर सकता है। इसका कूल डाउन टाइम 1 आवर का होता है। इसे देखकर तेसन खुश होते हुए कहता है, क्या मैं इससे गायब हो सकता हूँ? और वो जल्दी से गायब होकर उस फुद्दी को दिखाता है। तो वो फुद्दी कहता है, जैसा कि उम्मीद था, बिना डिटेक्शन स्किल के कोई भी तुम्हें ऐसे नहीं देख पाएगा। और 1 सेकंड खत्म होते ही इसका गायब भी दूर हो जाता है। इसे पहनकर तेसन कहता है, बहुत सिचुएशन में ये बहुत ही ज्यादा काम का होगा। यहाँ से सभी रिवार्ड्स लेने के बाद तेसन नेक्स्ट फ्लोर के लिए निकल जाता है और इसे जाते हुए देखकर फुद्दी इसके चक्कर लगाते हुए कहता है, तुमने अपने वेपन को डुअल शॉट से चेंज कर दिया, ये तो बड़े ही ज्यादा बढ़िया है। अपने समय में मेरा स्वॉर्डमैनशिप भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। तो तेसन इसे कहता है, क्या तुम्हारे पास भी स्वॉर्डमैनशिप था? तो ये फुद्दी अपना बड़ाई मारते हुए कहता है, वो स्वॉर्डमैनशिप उसे मैंने खुद ही इम्प्रूव किया था। वो मेरे कैरबोट एम्पायर का फाउंडेशन था। उस स्वॉर्डमैनशिप का धन्यवाद जिसके वजह से मैं एक स्वॉर्ड मास्टर कहलाता था। तो तेसन इसके सेखी भगारी को इग्नोर करके सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे ये स्वॉर्डमैनशिप सिखा सकते हो? ये सुनकर वो फुद्दी कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता ये अभी संभव होगा। अगर तुम अपने अभी के स्टेट के साथ मेरे स्वॉर्डमैनशिप को देखोगे तो तुम तुरंत ही मारे जाओगे। ये सुनकर तेसन कहता है, क्या मारा जाऊंगा? क्या ये वाकई में कोई स्वॉर्डमैनशिप है? मेरा स्ट्रेंथ अभी 150 है। तो ये फुद्दी इसे बताता है, ये एक हाई लेवल का स्किल है। तुम्हें तो पता ही होगा हाई लेवल के स्किल के बारे में। खैर, लेकिन जब ये तुम हो तो मुझे लगता है तुम ये झेल पाओगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें लेवरेंथ में और नीचे जाने की जरूरत है। अगले फ्लोर पर जाओ, स्ट्रॉन्गर बनो और मेरे सामने अपनी ताकत को साबित करो, तब मैं तुम्हें अपने स्किल को पास करूंगा। उसकी बातों पर तेसन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि तेसन कुछ भी बोलने से ज्यादा करके दिखाने में विश्वास रखता है। और वो 6th फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ पर आते ही इसे बताया जाता है, 6th फ्लोर का क्वेस्ट शुरू हो चुका है। 6th फ्लोर के बॉस मास्टर को हराइए और इस क्वेस्ट को पास करिए। रिवार्ड के रूप में आपको इनग्रेविंग ऑर्डर दिया जाएगा। सीक्रेट रिवार्ड अभी बताया नहीं गया होता है। इस जगह पर जब तेसन अपना कदम रखता है तो इसका स्वागत दलदल से किया जाता है। इस दलदल में आगे बढ़ते हुए तेसन सोचता है, ली तेयुन ने मुझे बताई थी यहाँ के बारे में कि इस जगह पर एक दलदल है और इस दलदल से यहाँ के मॉन्स्टर्स इफेक्ट नहीं होते। जिसका मूवमेंट स्लो होता है वो बस प्लेयर्स है। उसके ये सब सोचते समय ही ये सभी लिजार्ड मैन मॉन्स्टर इसके तरफ अटैक करने को आगे दौड़ पड़ते हैं। इन सभी को देखकर तेसन अपने स्टाफ को बाहर निकालते हुए कहता है, लेकिन ये दलदल मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो दलदल पे अपने फायर अटैक को रिलीज करता है, जिससे जोर जोर की चीखे की आवाजें निकलने लगती है। और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आप दलदल के खिलाफ जीत चुके हैं। आपका डिटेक्शन का कॉम्पिटेंसी लेवल 4% से इंक्रीज हो चुका है। उन सभी सूचनाओं को नजरअंदाज करके तेसन तेजी में जाकर एक लिजार्ड मैन जैसे मॉन्स्टर को गले से पकड़ के अपने नीचे लिटाकर अपने स्वॉर्ड से उसका खात्मा कर देता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आप एक लिजार्ड मैन के खिलाफ जीत चुके हैं। आपका माना 1 से इंक्रीज हो चुका है।
ऐसे कर करके वो सभी लिजार्डमैन को गिरा देता है। तेसन के इन सभी कार्यों को देखकर ये फुद्दी इसके पास जाकर इससे कहता है, क्या प्रत्येक बार जीतने पर 1 से माना इंक्रीज हो जा रहा है? क्या ही पागलपन वाला स्किल है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये दलदल एक जीता जागता प्राणी है? इन दोनों को इस प्रकार बात करते हुए एक गलती से बच गया लिजार्डमैन मॉन्स्टर देख रहा होता है। वो तेसन की ताकत से इतना ज्यादा डर चुका होता है कि तेसन पे पीछे से भी हमला करने का इसमें कोई हिम्मत नहीं होता। ये तेसन के डर से थर थर कांप रहा होता है। तेसन का भी नजर इस पे चला जाता है तो तेसन फुद्दी से कहता है, देखो एक बच गया मॉन्स्टर भागने की जगह मरने का इंतजार कर रहा है। तो फुद्दी भी इसे जीव दिखा रहा होता है। ये सुनकर इस मॉन्स्टर को ख्याल आता है कि इसे तो यहाँ से सबसे पहले भागना चाहिए था, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुका था। तेसन इसे जलाकर राख कर देता है और जब तेसन यहाँ से जा रहा होता है तो यहाँ पर बस लिजार्डमैन मॉन्स्टर की लाशें पड़े होते हैं। जाते हुए फुद्दी इसके बालों के साथ खेलते हुए कहता है, इन सभी मॉन्स्टर्स को किल करना तो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो तेसन कहता है, ये सभी नॉर्मल मॉन्स्टर थे, ये तो वैसे भी कमजोर माने जाते हैं। यही सब बातें करते हुए जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो फुद्दी इसे दिखाते हुए कहता है, वाओ तेसन उधर देखो। जहां हम देखते हैं एक दीवार में एक ईंट को जो कि बाहर की तरफ निकला होता है। उसे देखकर तेसन कहता है, तो उसने एक सुराग को छोड़ दिया। इस बात पर ये फुद्दी कहता है, देखा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये लड़की लिलिथ बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इन्हीं सब बातों के बीच तेसन जाकर उस ईंट को अंदर की तरफ पुश करता है। उसके ऐसा करते ही यहाँ एक लयबद्ध तरीके से सीढ़ी बनना शुरू हो जाता है और ये लड़की लिलिथ यहाँ से बाहर आते हुए कहती है, तुम पहले ही आ चुके हो, तुम्हारा स्वागत है मेरे सीक्रेट रूम में। और इससे दोबारा मिलने पर इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप फिर से एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो मैजिक को लेकर पागल है। और वो लड़की लिलिथ अपने मैजिक लैब रूम में बड़े ही एटीट्यूड के साथ बैठी होती है, लेकिन इसका ये एटीट्यूड ज्यादा देर तक नहीं रहता। ये तुरंत ही जोर जोर से हंसकर कहने लगती है, एक ग्रेट विजार्ड की तरह शो अप करना कितना ज्यादा मस्त है, ये मेरा पहली बार है इस तरह का कुछ करना। इसे इस तरीके से देखकर फुद्दी बड़ा ही घिनौना सा शक्ल बनाता है और तेसन इसके सामने नीचे बैठा होता है और ये फुद्दी इसके पास आकर कहता है, तुम्हें ऐसे बैठे रहने की जरूरत नहीं है, चलो खड़े हो जाओ। और ये लड़की इसे मैजिक के बारे में बताते हुए कहती है, चलो ठीक है, मैं अपना मैजिक का एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। ये अपने हाथों में तारों को लाते हुए कहती है, स्किल्स की तरह मैजिक कुछ ऐसा नहीं है जो कि अकेले सीखा जा सके। या तो ये तुम्हें किसी और के द्वारा दिया जा सकता है या फिर तुम इसे किसी और के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। ऐसी चीजें जो कि स्किल्स के द्वारा नहीं किया जा सकता वो मैजिक के द्वारा करना पॉसिबल है, जैसे कि फायर को क्रिएट करना, एक स्पेस को कट करना या फिर समय के साथ छेड़छाड़ करना। यही वजह है जिसके वजह से मैजिक को इतनी हाई वैल्यू दी जाती है। इसके अलावा चूंकि मैं वो हूँ जो तुम्हें मैजिक सिखाएगी, इसलिए अब तुम मेरे शिष्य होंगे, है ना? क्या मैं सही हूँ? फिर तुमको मुझे बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक नाम से बुलाने की आवश्यकता है। ये सब कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और इसके इन सभी बातों को सुनकर फुद्दी इसके पास आकर कहता है, तुम ऐसे घटिया बातें क्यों कर रहे हो? और ये सुनकर कि अगर ये इसे सम्मानजनक नाम से बुलाएगा तो ये इससे मैजिक सीख सकता है, तेसन तुरंत ही इसे कहता है, जी अध्यापिका। ये सुनकर तो वो फुद्दी पूरा ही चौंक जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फुद्दी को इतना गुस्से में देखकर तो वो लड़की भी डर जाती है। उसके बाद ये लड़की लिलिथ अपने मैजिक से अपने हाथ में एक एनर्जी का गोला क्रिएट करते हुए कहती है, मैजिक मिस्ट्री की तरह है, यहाँ तुम क्या देख रहे हो? तो तेसन कहता है, मैं तो बस एक एनर्जी का गोला देख रहा हूँ। तो वो कहती है, ये वही है जो बिना टैलेंट के लोग देखते हैं। खैर तुम एक ऐसे दुनिया से आए हो जहाँ मैजिक नहीं एग्जिस्ट करता था,
तो ये समझाया जा सकता है। और सबसे आखिरी तरीका जो मैजिक सीखने का है, उसमें तुम्हें किसी गॉड के साथ कांटेक्ट बनाना होगा और वो गॉड तुम्हें डायरेक्टली मैजिक सिखा सकता है। मेरे साथ यही हुआ, मुझे गॉड के द्वारा डायरेक्टली मैजिक सिखाया गया। उसके बातों को सुनकर फुद्दी कहता है, ये बहुत ही रेयर है कि गॉड डायरेक्टली किसी को मैजिक सिखाए। ये तुम्हारे केस में इसलिए हुआ क्योंकि तुम मैजिक को लेकर बिल्कुल ही पागल हो। फुद्दी के ऐसे बातों को सुनकर वो लड़की बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर हंस रही होती है। उसे इस तरीके का रिएक्शन देते हुए देखकर फुद्दी कहता है, ये कोई तारीफ नहीं था। इन दोनों के बातों को इंटरप्ट करते हुए तेसन इनसे पूछता है, रुको, तो क्या मैजिक सीखने के लिए मुझे भी किसी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा? और वो सोचता है, चूंकि मैंने पहले ही कई बार उनके एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया है, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसके जवाब के रूप में ये लड़की लिलिथ इसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। और वो अपने मैजिक से उसे मैजिक प्रोवाइड करती है, जिससे तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपको एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मैजिक प्राप्त हुआ है जो कि मैजिक के लिए पागल है। आपको मैजिक प्राप्त हुआ है। इसे मैजिक देने के बाद ये लड़की लिलिथ हंसते हुए कहती है, इस जगह पर जिस व्यक्ति के पास मैजिक है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को मैजिक सिखा सकता है जिसके पास मैजिक नहीं है। ये तुम कह सकते हो कि ये मेज का एक खासियत है। और अब तेसन भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। अभी इसके मैजिक का कॉम्पिटेंसी लेवल बस 1% ही होता है। इसे सूचित किया जाता है, अभी आप मात्र छोटे मोटे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैजिक इंडोमेंट रिसीव हुआ है, आपको मैजिक एक्सट्रैक्शन रिसीव हुआ है। और वो लड़की लिलिथ फिर से अपने हाथ में वही एनर्जी का गोला क्रिएट करते हुए कहती है, तो अब तुम इसमें क्या देख रहे हो? तो तेसन कहता है, अब तो ये पूरा ही अलग दिख रहा है मुझे, जहाँ इसे इसमें कुछ और खास चीज दिख रहा होता है। इसे देखकर ये सोचता है, मैं एक अलग प्रकार का सेंस फील कर पा रहा हूँ जो मैंने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं फील किया। क्या यही मैजिक है? तभी ये लड़की लिलिथ अपने हाथ से उस एनर्जी के गोले को गायब करते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैजिक सीखने के कितने तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि तुम किसी भी आइटम जिसमें मैजिक है, उसमें से मैजिक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैजिक टूल या फिर मैजिक केन। इसके इतना कहते ही तेसन इन दोनों आइटम को बाहर निकालता है और इसे देखकर इस लड़की को अपनी गरीबी का एहसास होता है और तेसन झटपट अपने मैजिक एक्सट्रैक्शन को इन दोनों आइटम पर इस्तेमाल करता है, जिससे इन दोनों आइटम में से मैजिक एक्सट्रैक्ट होकर तेसन के बॉडी में चला जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपको बेसिक मैजिक फ्लेम बॉल प्राप्त हुआ है, आपको बेसिक मैजिक रैंडम फाइटिंग स्पिरिट प्राप्त हुआ है। फुद्दी और ये लड़की लिलिथ इसके द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए मैजिक को देख रहे होते हैं, पर तेसन का नजर तो अपने उस आइटम पे होता है जिससे मैजिक एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो बर्बाद हो गया होता है। उस आइटम से अपने ध्यान को हटाकर तेसन अपने अभी अभी प्राप्त किए गए मैजिक फ्लेम बॉल को एक्टिवेट करता है, जिससे इसके हाथ में एक छोटा सा फायर का बॉल बन जाता है। इसके इस मैजिक को फुद्दी बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर देख रहा होता है और तेसन कहता है, तो इसी प्रकार मैजिक फील होता है। और ये लड़की लिलिथ हंसते हुए कहती है, बहुत अच्छा काम करा तुमने। और ये इसे बताती है, दूसरा मेथड जो मैजिक सीखने का है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पहले ही मैजिक सीख रखा है, वो तुम्हें मैजिक सिखा सकता है, या फिर तुम गॉड के सामने किसी प्रकार के भेंट को चढ़ाकर उनसे मैजिक सिखाने की प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें गॉड से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत है, तो ये तो तुम नहीं कर पाओगे। इसके बदले मैं गॉड को भेंट चढ़ाऊंगी और उससे प्रार्थना करूंगी कि मुझे वो कोई मैजिक सिखाए, और जब वो मुझे मैजिक सिखाएगी तो मैं तुम्हें आकर सिखाऊंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें फ्लोर को कॉन्कर करने की जरूरत है और मुझे आइटम्स लाकर देने की। तो तेसन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ये लाके दूंगा। ये सुनकर ये लड़की खुश होते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, आखिरकार अब मैं भी कोई नया मैजिक सीख पाऊंगी।
उसे अपने ही धुन में गुम देखकर तेसन उसे रोकते हुए कहता है, तो क्या अभी तुमने जो सब मैजिक पहले से ही सीख रखा है वो मैं सीख सकता हूँ ना, जैसे ट्रांसपेरेंसी। और वो आगे बोल नहीं जा रहा होता है, तभी वो लड़की पसीना पसीना होते हुए कहती है, ये संभव तो है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूँ तो इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। तेसन कहता है, क्या फिर से कीमत? तो वो लड़की इसे बताती है, ये सब मैजिक मैं खुद से नहीं सीखी हूँ, इसे मैंने दूसरे लोगों से सीखा है। तो अगर मैं ये किसी और को सिखाऊंगी तो उसके लिए मुझे परमिशन लेने की जरूरत है। मुझे गॉड को एक भेंट चढ़ाकर उनसे इसके लिए परमिशन लेना होगा। तो तेसन इससे कहता है, इसका मतलब अगर मुझे कभी कोई नया मैजिक सीखना होगा तो मुझे तुम्हारे सीखने के लिए भेंट देना होगा, और मैं जो सीखूंगा उसके परमिशन के लिए भी मुझे भेंट देना होगा। ये सुनकर वो लड़की खामोश हो जाती है, क्योंकि सच तो यही है। और तेसन पूछता है, आखिरकार मैं भेंट में क्या दे सकता हूँ? तो ये लड़की बताती है, तुम वेपन या फिर इक्विपमेंट दे सकते हो, लेकिन ये कुछ स्पेशल होना चाहिए। ये सुनते ही तेसन अपने इन्वेंटरी से वेपन्स का ढेर लगा देता है और पूछता है, इसके बारे में क्या? उन सभी वेपन्स को देखकर ये लड़की कहती है, इससे तो तुम एक भी मैजिक नहीं सीख पाओगे। तो तेसन कहता है, क्या इतना कुछ वेपन भी काफी नहीं है? तो वो लड़की इसे बताती है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मैजिक है, इसमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। ये सुनकर तेसन अपने नेकलेस को दिखाते हुए कहता है, इसके बारे में क्या? इसे देखते हुए ये लड़की कहती है, वाओ, ये तो एक लॉर्ड लेवल का आइटम है। आखिरकार ये तुम्हें कैसे मिला? ये तो बेसिक मैजिक सीखने के लिए इनफ होगा। और ये सुनकर कि इससे ये बेसिक मैजिक ही सीख सकता है, तेसन तुरंत अपने पास से रेकी रैट के स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है, इसके बारे में क्या? इस स्वॉर्ड के ऑरे को देखकर ये लड़की कुछ ज्यादा ही डर जाती है और कहती है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो इस आइटम को लाइक करेगा, लेकिन क्या तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा? इससे वो तुम्हें बस बिगिनर लेवल का ही मैजिक सिखाएगा। ये सुनकर तेसन तुरंत अपने स्वॉर्ड को रख लेता है और कहता है, ये स्वॉर्ड मुझे रेकी रैट के द्वारा दिया गया था, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ रेकी रैट इसे पसंद करेगा। ये सुनकर ये लड़की घबराते हुए कहती है, ये पहली बार है जब मैं किसी को गॉड के उसके नाम से बुलाते हुए सुन रही हूँ। तो फुद्दी इसके पास आकर कहता है, इसके साथ रहोगे तो इन सभी चीजों की आदत पड़ जाएगी। और तेसन अपना आखिरी आइटम निकालते हुए कहता है, ये बस अंतिम बचा है मेरे पास। इसे देखकर ये लड़की अपने चमकती आंखों से कहती है, ये आइटम तो परफेक्ट रहेगा, ये आइटम बेसिक मैजिक सीखने के लिए बिल्कुल ही ठीक रहेगा। तो तेसन इसे कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि मेरा जो ये लॉर्ड लेवल का नेकलेस है वो इस आइटम के बराबर है? तो ये लड़की इसे समझाती है, मेरा वो मतलब नहीं था, गॉड जो है वो अपने टाइप के आइटम को ज्यादा पसंद करते हैं। तो तेसन इस लकड़ी वाले आइटम को इसे थमाते हुए कहता है, तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। उस छड़ी को लेते ही ये अपने हाथ को जोड़ती है और अपनी मैजिक ऑरा को एक्टिवेट करते हुए तेसन से पूछती है, बहुत बढ़िया, तो अब तुम मुझे बताओ तुम कौन सा मैजिक सीखना चाहते हो? ट्रांसपेरेंसी, इसका बहुत ही ज्यादा कीमत है, तो ये सीखना तो तुम्हारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें दूसरा चुनना होगा। फ्लेम बॉल, ये तो तुम्हारे पास पहले से ही है। कोल्ड एरो, ये भी फ्लेम बॉल की तरह ही है। और फिर बेसिक डिटेक्शन, ये तुम्हें बताएगा कि अगले रूम में कितना मॉन्स्टर है। और कवर्ड स्पॉट, इससे तुम अपने प्रेजेंस को छुपा सकते हो। और आखिरी फूड प्रोडक्शन, इससे तुम वाटर और प्रोड्यूगी प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। इसे देखकर तेसन कहता है, मैं इसी को ही चुनूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैं सोच रही थी कि तुम कोल्ड एरो चुनोगे। तो तेसन इसे कहता है, अभी कोई जल्दी नहीं है, मैं दोबारा उसे चुन सकता हूँ, और खास करके कोल्ड एरो तो मुझे केन से प्राप्त ही हो चुका है। तो ये फुद्दी भी इसके पास आकर कहता है, मैं भी सहमत हूँ इस बात से, गॉब्लिन के मीट के अपेक्षा ये तो ज्यादा ही अच्छा होगा। और ये जानकर कि तेसन को यही स्किल चाहिए, ये लड़की अपनी जादुई छड़ी को अपने एक हाथ में पकड़ती है
और जिस छड़ी को भेंट करना है उसे बीच में डालती है और कहती है, छड़ी हो जा खड़ी, दिखा कमाल, मचा धमाल, तुझको गॉड तक पहुंचाऊंगी और उनसे एक मैजिक पाऊंगी, बिंग 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 बू। उसके इतना कहते ही उसके पीछे एक गॉड का आई अपीयर होता है और तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपको एक विशाल आंख के द्वारा देखा जा रहा है। उसे देखते हुए तेसन सोचता है, क्या ये मुस्कुरा रहा है? और तभी उस आंख से एक ज्योति निकलता है और वो ज्योति उस जादू के छड़ी को जलाकर राख कर देता है और उसके राख होते ही इस लड़की को एक मैजिक प्रदान किया जाता है। इसे मैजिक मिलते ही ये तेसन को भी ये मैजिक सिखा देती है। तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपको फूड प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है, बेसिक मैजिक फूड प्रोडक्शन। इसका माना कंजप्शन 5 है। जब तेसन अपने इस नए प्राप्त किए गए मैजिक को देख रहा होता है तभी वो लड़की चौंकते हुए कहती है, इस बार तो ये गॉड बहुत ही ज्यादा आसानी से मान गया। तो तेसन इससे पूछता है, आसानी से मान गया? क्या ये गॉड जल्दी आसानी से नहीं मानता है? तो ये इसे बताती है, गॉड्स जल्दी नहीं मानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा नकर नुकर करते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर वॉरियर हैं इनसे ही पूछ लो, इन्हें कितना मुश्किल हुआ था मैजिक को सीखने के लिए। तो ये मिस्टर वॉरियर यानी कि फुद्दी कहता है, ऑफ कोर्स ये मेरे से अलग है, लगभग सभी गॉड इसे पसंद करते हैं। और वो लड़की लिलिथ इससे पूछती है, क्या कोई और मैजिक है जो तुम सीखना चाहते हो? तो तेसन इसे बताता है, अभी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास भेंट करने के लिए आइटम नहीं है, तो मैं दोबारा आऊंगा। ये सुनकर ये लड़की लिलिथ मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, अगली बार और भी अच्छा आइटम लेके आना। तो तेसन भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर वो फिर से उस दलदल के पास आ गया होता है और वहां आकर वो अपने हाथ से फायरबॉल के मैजिक को एक्टिवेट करता है और फिर से उस दलदल पे उसे छोड़ देता है, जिससे फिर से वहां चीखे की आवाजें आने लगती है। इस बार ये इस फायरबॉल के मैजिक को बड़ा ही इजीली कास्ट कर पाया होता है और तेसन जब अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है तब फुद्दी इससे कहता है, अब तुम्हारा जॉब तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस फ्लोर्स को क्लियर करना है और वहां जब तुम्हें कोई अच्छा आइटम मिलेगा तो तुम्हें मैजिक सीखने के लिए उसे लिलिथ को जाकर देना है कि नहीं? लेकिन इसके किसी भी बातों पर तेसन का कोई सा भी ध्यान नहीं होता, जो देखकर ये इसके सिस्टम विंडो में झांकते हुए कहता है, आखिरकार तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम फिर से वो भद्दा कम्युनिटी तो नहीं देखने लगे? लेकिन इस समय तेसन अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को देख रहा होता है, जिसकी संख्या बढ़कर 35 हो चुकी होती है। इसे देखकर फुद्दी कहता है, ओ, तुम्हारा प्रोटेक्टिव शील्ड तो इंक्रीज हो चुका है, बंद करो इसे देखना और चलो चलकर फ्लोर्स को क्लियर करते हैं, ये सब कुछ कितना बोरिंग हो रहा है। जब वो ये सब बोल रहा होता है तब तेसन अपने कपड़े उतारने लगा होता है और जब इसका ध्यान इस पर जाता है तब तो ये मूर्ति की तरह जम जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो? कहीं तुम मॉन्स्टर के साथ वो सब तो नहीं करने जा रहे? नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते, खास करके मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ओ गॉड, ये सब देखने से पहले मेरे आंखें क्यों न चले गए? ये कहकर ये अपने आंखों को बंद करके पेड़ के जड़ों में छुप जाता है। तेसन इसे इस तरीके से नाटक करते हुए देखकर इसे कहता है, मैं ये स्किल के लिए कर रहा हूँ। और इस समय तक तेसन ने अपने सारे आर्मर्स को उतार दिया होता है और ये एक टी शर्ट पहनने जा रहा होता है। तो फुद्दी इससे कहता है, क्या स्किल के लिए तुम्हें मॉन्स्टर्स के साथ ये सब करना जरूरी है? तो तेसन इससे कहता है, तुम्हें बस चुपचाप देखने की जरूरत है, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। और वो उस मॉन्स्टर के पास बढ़ने लगता है, जहाँ ये मॉन्स्टर जब इसे पूरी तरीके से डिफेंसलेस देखता है तो मानो इसकी चांदी चांदी हो गई हो। ये इसके तरफ पूरे जोरों शोर से दौड़ता है और इस पे अपने त्रिशूल से हमला करता है,
जिसे तेसन अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है, जिस कारण से इसे बताया जाता है आपको 20 का डैमेज लगा है और इसके प्रोटेक्टिव शील्ड में से 20 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। तेसन अपने हाथों से इस मॉन्स्टर को झटक देता है, जहां इसके इतने करने से ही इस मॉन्स्टर का हाल बेहाल हो जाता है और हमें पता चलता है तेसन के ताकत के बारे में, जहां वो इस समय बिना किसी इक्विपमेंट के एक मॉन्स्टर को अपने एक ही हाथ से झटक कर नतमस्तक कर दिया। और इसी पल फुद्दी तेसन के पास आते हुए कहता है, तुमने अपने पे आने वाले डैमेज को 50 से 20 तक कम कर दिया, लेकिन इससे क्या हुआ? उसके इतना कहते ही तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, चूंकि आपने अपने पे आने वाले डैमेज को आधे से भी ज्यादा कम कर दिया, इसलिए आपको एक स्पेशल एक्टिव स्किल फ्रीमनेस प्राप्त हुआ है, जो कि हमेशा ही एक्टिवेट रहेगा। इस स्किल के कारण आप पे किए जाने वाले फर्स्ट अटैक से आपका स्टेमिना कम नहीं होगा। इस सूचना को सुनकर फुद्दी का चेहरा कुछ ऐसे होता है जैसे मानो उसके घर में अभी अभी डाका डाला गया हो और सूचना अभी समाप्त नहीं हुआ होता। तेसन को सूचित किया जाता है, आपको स्पेशल एक्टिव स्किल एब्सोल्यूट नलीफाई द फर्स्ट अटैक प्राप्त हुआ है, जो कि हमेशा ही एक्टिवेट रहेगा। इस स्किल के कारण आप पे किए जाने वाले फर्स्ट अटैक से आपको डैमेज नहीं लगेगा और ना ही आपका स्टेमिना कम होगा। तेसन इन सभी सूचनाओं को सुनकर पूरी तरीके से उसमें गुम हो गया होता है और इस समय तक ये लिजार्डमैन मॉन्स्टर भी उठ चुका होता है। ये इस मौके का फायदा उठाकर तेसन को अपने त्रिशूल से छेद देता है, लेकिन इसी समय तेसन का एब्सोल्यूट नलीफाई द फर्स्ट अटैक स्किल एक्टिवेट हो जाता है और तेसन को 0 डैमेज लगता है और तेसन इसे गले से पकड़कर इसे पास के पेड़ पे फेंकता है, जहां एक ही झटके में ये मॉन्स्टर मारा जाता है और तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप लिजार्डमैन के खिलाफ जीत चुके हैं। इसके इन सभी स्किल्स के सूचनाओं को सुनकर फुद्दी का तो बोलती ही बंद हो चुका होता है और तेसन इसके तरफ देखकर इससे कहता है, मेरे मुताबिक मुझे रेकी रैट को धन्यवाद देना चाहिए मुझे प्रोटेक्टिव शील्ड स्किल देने के लिए। तुम क्या सोचते हो? मेरा नया प्राप्त किया गया स्किल कैसा है? ये सुनकर फुद्दी अपना टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या ही पागलपन भरा स्किल है। तेसन को याद आते हैं अपने पिछले जीवन के कुछ दृश्य, जहां वो इस स्किल के कारण कई बार मरते मरते बचा। हमेशा एक्टिवेट रहने वाला स्पेशल स्किल एब्सोल्यूटली नलीफाई द फर्स्ट अटैक, ये आपके अपोनेंट के फर्स्ट अटैक को नलीफाई कर देगा। एक ही युद्ध में एक ही अपोनेंट के खिलाफ आप इस स्किल का एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्किल के बारे में सोचते हुए तेसन कहता है, ये अपने नाम के तरह ही है, एब्सोल्यूट नलीफाई द फर्स्ट अटैक। ये दुश्मन के फर्स्ट अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। ये अटैक को डॉज नहीं करने देता, ना ही ये उसे ब्लॉक करने देता है, बल्कि ये अपोनेंट के अटैक को पूरी तरीके से कुछ नहीं में बदल देता है। तो ये एक ऐसा स्किल है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। इन सभी चीजों को सोचकर तेसन फिर से प्रेजेंट में वापिस आता है